नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में शिक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं उन सब को आगे बढ़ाने का सिलसिला हम जारी रखेंगे आज भी। और अब तक आप जो चीज़ सीख चुके हो, नाउन प्रोनाउन का टॉपिक तो आपके पूरे हो गए, उनके प्रैक्टिस सेशंस आपने किए। उनके लिए एक और प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेगा जल्दी ही, जब भी सही सूटेबल टाइम आता है, हम टाइम निकाल पाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पेपर आपके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसका वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके अलावा हम अभी जिस टॉपिक पे चल रहे हैं वो टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कल हमने पहचानना सीखा। ठीक है, किस तरह से एडजेक्टिव फंक्शन करता है। दो छोटी छोटी बातें हमने सीखी कि कब हम एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल ए या एन यूज़ करते हैं और कब उससे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करते। हमारे सामने एडजेक्टिव को यूज़ करने का दो तरीके सामने आए। पहला तरीका हमारे सामने था एट्रीब्यूटिव यूज़ करना। एट्रीब्यूटिव का मतलब हमने समझा कि जब कभी भी आप एडजेक्टिव को नाउन से पहले या नाउन के साथ यूज़ करते हो वो एट्रीब्यूटिव हुआ। वहीं पर दूसरा जो एडजेक्टिव यूज़ करने का तरीका था वो आपके सामने आया कि आप कभी कभी सब्जेक्ट की जगह पर लिखे नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए सेंटेंस के बाकी हिस्से में, जिसे कि प्रेडिकेट कहा जाता है, उस हिस्से के अंदर एडजेक्टिव आकर अपने सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को। तो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाले प्रेडिकेट वाले एडजेक्टिव को आप कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो ये दो तरह की चीज़ें आपने कल तक सीखी। अब बारी आती है एडजेक्टिव को थोड़ा सा गहराई के साथ जानने की, और इस गहराई में मेरे साथ साथ मैं लिए चलता हूँ आप सब लोगों को, और अपनी यादों का सिलसिला, अपनी बातों का सिलसिला, अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी करते हैं आज के इस क्लास में। तो आज जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है आपके एडजेक्टिव के काइंड्स। क्या सीख रहे हैं दोस्तों? एडजेक्टिव के काइंड्स। देखो, वैसे तो कोई भी एग्ज़ाम, अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम आपसे काइंड्स नहीं पूछते। स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में इनकी पहचान पूछी जा सकती है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता होता है तो मुझे आगे एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी रहती है। ठीक है, और आपको भी उन चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी रहती है। तो इसीलिए काइंड्स आपके लिए जानना ज़रूरी हुआ। यूँ ना सोचे कि एग्ज़ाम में पूछेंगे नहीं तो क्या ज़रूरी है, अरे बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ काइंड्स जानते हुए हम छोटे छोटे जो बारीक बारीक कंसेप्ट्स हैं, जो बुक्स के अंदर जनरली नहीं बताए जाते, उनको सीखते हुए चलेंगे। यकीन मानिए वो चीज़ें होंगी जो आपको जनरली बुक्स के अंदर नहीं मिलती हर क्लास के अंदर। ये क्लास आप देखिए, और इससे पहले वाली नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखिए। अगर आप लगातार क्लासेस देखेंगे तो आपका एक बेस बनता है, और उसी बेस के आधार पर मैं आपके लेवल, डिफ़िकल्टी का जो लेवल है वो बढ़ाता रहता हूँ, और आप उतने ही स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। अगर आप अभी नए जुड़े हैं तो पीछे के वीडियोस देखना ना भूलें। ठीक है, आपको इसी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं काइंड्स के अंदर। सबसे पहले काइंड की अगर मैं बात करूं तो एडजेक्टिव में आपके सामने आता है, जिसे हमने कहा प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या कहा दोस्तों? प्रॉपर एडजेक्टिव। बहुत ही प्यारा है। अब देखो, नाम सुना हुआ लगता है आपको, शायद इसका कोई काइंड आपने नाउन में तो नहीं सुना। बिल्कुल ठीक याद आ रहा है, प्रॉपर नाउन में। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, बड़ा ही सिंपल हुआ। जब प्रॉपर नाउन को यूज किया जाता है एक एडजेक्टिव की तरह, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या लिखा मैंने? व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन तो आप सब लोगों को पता है भाई, नहीं पता क्या? तो यहाँ से बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट्स हैं आप लोगों के लिए, उनको मैं एक बार लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने आपके लिए एक छोटा सा सवाल लिखने की कोशिश करी, और सवाल हुआ, Germans culture is similar to that of Europe। ठीक है, तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? अरे ठीक है, आप इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, तब तक मैं आपको लिए चलता हूँ सेंटेंस नंबर 2 पर। मैंने लिखा, इंडियंस फूड is
फेमस अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक बात है भाई, भारतीय फूड सच में जगह जगह पर फेमस है। और लिख देते हैं हम आपके लिए एक और सेंटेंस। अगर मैं लिखूं यू कैन बाय you can buy sleepers at या फिर in that shoes market। ठीक है दोस्तों, चलो ये 3 सेंटेंसेस आपके लिए, और इन्हें पहचान के कोशिश की। चलो मैं समझाता हूँ आपको, आपके जो भी आंसर्स आ रहे हैं अब पूरी तरह से सामने देखने की कोशिश करें और समझें कि मैं क्या चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है जर्मन, ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं, एक कंट्री है जिसका नाम है जर्मनी, और इस जर्मनी कंट्री अपने आप में एक प्रॉपर नाउन हुआ, और इसी नाउन से मैंने एक एडजेक्टिव तैयार करा, यानी कि ये अपने आप में क्या है दोस्तों, नाउन। और नाउन भी कौन सा, प्रॉपर नाउन। इसी से अगर मुझे एडजेक्टिव तैयार करना हुआ तो मैंने बनाया जर्मन। क्या बनाया दोस्तों, जर्मन। ठीक ऐसे ही इसमें भी तो लागू है। अगर मैं कहूँ इंडिया, एक कंट्री का प्रॉपर नाम हुआ, और यहीं से बनता है एक एडजेक्टिव इंडियन। अगर मैं आपसे कहूँ इंडियन रेस्टोरेंट तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहूँ इंडियन रेस्टोरेंट तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, भारत का रेस्टोरेंट। अगर मैं कहूँ इंडियन फ्लैग तो भारत का झंडा, यही तो आपने कहा। यानी कि जब आप किसी भी प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हो तो वो आपको जो सेंस देता है, किसका देता है दोस्तों, पोजीशन का। किसका सेंस देता है, पोजीशन का। या तो वो चीज़ उससे जुड़ी हुई है, या तो वो उसका है, ठीक है, या तो उसका हक उसके ऊपर है, या फिर वो चीज़ वहाँ से संबंधित है, वहाँ से बिलोंग करती है। 2 मतलब हो सकता है। जैसे कि मैं आपके सामने और एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ। अगर मैं आपके सामने लिखूँ राजस्थान, अपने आप में एक स्टेट का नाम हुआ, क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन। अगर मैं यहीं पे लिख दूँ राजस्थानी, ठीक है, तो अपने आप में राजस्थानी क्या हुआ, या तो वो जो राजस्थान से है, बिलोंग करता है यहाँ से, या वो चीज़ जिसे राजस्थान ने बनाया है। समझ में आई दोस्तों बात, बड़ी ही सिंपल है। ठीक है, अगर और कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। बढ़ चलते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए। इस सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है जर्मन, तो अगर जर्मन पहले से आ गया तो मतलब जो चीज़ जो जर्मनी की है, जर्मन का मतलब अपने आप में हुआ जर्मनी की या जर्मनी का, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है जर्मनी का तो इस एक और पोजीशन की क्या ज़रूरत है आपको, बिल्कुल नहीं। तो एक चीज़ समझिए, यहीं से एक कंसेप्ट है जो हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि अगर हम बात करते हैं एपोस्ट्रोफी एस की, कैन बी यूज्ड, ये यूज़ की जा सकती है विद अ नाउन ओनली। इस चीज़ का ख्याल रखें। अपोस्ट्रोफी एस सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने का हक किसको है, नाउन को है। ये शब्द अपने आप में नाउन से क्या बन चुका है, ये शब्द अपने आप में नाउन से बन चुका है एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव बन चुका है तो इसके साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करने की इजाज़त नहीं। और वैसे भी अगर हमने मीनिंग को समझने की कोशिश करी तो प्रॉपर एडजेक्टिव एक तरह का अपने साथ क्या बताते हैं दोस्तों, पोजीशन बताते हैं। ठीक है, अगले सेंटेंस को तरफ बढ़ चलते हैं। ये चीज़ समझ में आई आपको। देखो, 2 चीज़ें आपको समझ में आई कि अपोस्ट्रोफी ये नाउन से जुड़ी हुई बात थी, और जो पहला कंसेप्ट आपने सीखा किसको लेकर, प्रॉपर एडजेक्टिव को, और वो कंसेप्ट आपके सामने आया कि आप कभी भी प्रॉपर एडजेक्टिव जो भी होगा उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं आगे। लिखा हुआ है इंडियंस फूड, भारतीयों का खाना। क्या ये भारतीय खाना, बहुत सारा खाना, ठीक है क्या? बिल्कुल, आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं तो इंडियंस, कभी भी इसका प्लूरल हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। क्या ज़रूरत नहीं? इसका प्लूरल हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। देखा जाए तो ये फूड अपने आप में क्या है दोस्तों, ये फूड अपने आप में एक नाउन है, और इसी नाउन के बारे में जो डिटेल दे रहा है वो शब्द अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव। एक और चीज़ आपको समझ में आती है कि कोई भी चीज़ सिंगुलर से
प्लूरल अगर आप बनाते हो, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हो किसके साथ, बाय एडिंग एस या ई एस, तो ये चीज़ भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनी है, नाउन के लिए। नाउन के अलावा एस या ई एस लगाकर आप किसी दूसरी चीज़ को प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। और यहाँ से ही हमारा एक और कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कभी भी एडजेक्टिव चाहे कोई भी हो, अरे भाई जब नाउन के अलावा कोई नहीं बन सकता तो चाहे दूसरा कोई भी हो एडजेक्टिव, चाहे प्रॉपर हो, तीसरा प्रॉपर हो, या फिर बाकी के जो भी एडजेक्टिव आपके सामने आने वाले कोई भी एडजेक्टिव हो, आप किसी के भी साथ एस या ई एस ऐड नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ में आई, बड़े आराम से आई होगी, ठीक है। तो इसके साथ एस लगाना गलत हुआ। सेंटेंस नंबर 3 लिखा हुआ यू कैन बाय स्लीपर्स इन दैट शूज मार्केट। हो सकता है आपको सेंटेंस देखने में बड़ा ही बेहतरीन लग रहा हो, लेकिन ये सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर मैंने कोई प्रॉपर एडजेक्टिव तो नहीं डाला, लेकिन एडजेक्टिव से जुड़ी हुई एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने मैंने रखी। क्या रखी कि जब बात एडजेक्टिव की हो तो उसके साथ हम कभी भी एस या ई एस नहीं लगाते। ये लिखा हुआ है मार्केट, अपने आप में क्या हुआ, नाउन। और नाउन किस तरह का नाउन, कल हमने सीखा था व्हाट काइंड ऑफ नाउन, जवाब क्या आएगा, एडजेक्टिव। मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ मार्केट, आपने कहा जूतों वाला बाजार, यही तो कहा। अरे भाई जूतों वाला बाजार, अगर बात इनकी हुई तो ये एक्चुअल में शूज़ किसको डिफाइन कर रहे हैं, नाउन को। मार्केट कैसा, शूज़ वाला, मार्केट कैसा, शूज़ वाला। तो ये शब्द अपने आप में क्या हुआ, एक एडजेक्टिव का फंक्शन हुआ। और एडजेक्टिव जब ये फंक्शन कर रहा है तो आप इसे कभी भी क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। इसीलिए इसके साथ एस हटाना आपको करेक्शन करना पड़ा और सही सेंटेंस हुआ यू कैन बाय स्लीपर्स इन दैट शू मार्केट। क्या होगा दोस्तों, शू मार्केट। इसीलिए कई जगहों पर आपने देखा होगा शॉप्स के नाम होते हैं शू पैलेस, देखा है आपने, लिखा हुआ था ना कई दुकानों के आगे, भाई कमल शू पैलेस, विमल शू पैलेस, जो भी है ना, शू पैलेस, जूता महल, जूतों का महल, मतलब खूब तरह के शूज़ आपको मिल सकते हैं। ये क्यों सिंगुलर हुआ, समझ में आया दोस्तों। अब हो सकता है आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि ये तो नाउन तो नहीं, अरे भाई नाउन को भी आप एडजेक्टिव की तरह से यूज़ कर सकते हो। चलो यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं आपके सामने लिखूँ कोई भी चीज़, कोई भी एक नाउन लिख लेता हूँ, ठीक है, और फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको एडजेक्टिव की तरह से यूज़ करें। मान लो ये शू है, चलो थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, जगह बनाते हैं। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी शायद, बताओ आ गई, ओके। बड़ा ही आसान है। हमने नाउन के दौरान एक चीज़ सीखी थी कि हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर भी हम क्या बना सकते हैं, नाउन। स्मोकिंग कॉजेज, स्मोकिंग इज़ इंजरियस, तो स्मोकिंग वहाँ पर नाउन का फंक्शन कर रही थी। अगर मैं यहीं पर दूसरी तरीके से उसी नाउन को यूज़ करूँ एडजेक्टिव में, मैंने कहा डांसिंग कार, अरे भाई नाचती हुई कार, डांसिंग कार, पीके याद है डांसिंग कार। चलो ऐसे नहीं समझ में आता है तो दूसरी चीज़, दूसरा वर्ब ले लेते हैं भाई, सिंगिंग, सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग भी कर सकते थे आप, डांसिंग कंपटीशन। मैंने लिखा सिंगिंग कंपटीशन, तो कंपटीशन अपने आप में क्या हुआ, नाउन। व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन, आपने कहा सिंगिंग, तो सिंगिंग ये था तो पहले नाउन, लेकिन इस सेंटेंस में कैसे यूज़ हो रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह से। दोस्तों कभी भी ये रट के ना चलें कि ये शब्द नाउन है तो नाउन ही रहेगा, कभी भी ऐसा ना समझे ये शब्द प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही रहेगा। डिपेंड करता है कि आपने उसको यूज़ कैसे किया है। कभी कभी नाउन वर्ब की तरह से फंक्शन कर सकता है, कभी कभी नाउन एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन कर सकता है, कभी कभी नाउन एडवर्ब की तरह से भी फंक्शन कर सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने उसे यूज़ कैसे किया है, क्योंकि बात यहाँ पर किसकी, मीनिंग की नहीं, बात है उसके फंक्शन की। वो शब्द वहाँ पर आकर फंक्शन क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, इसी के आधार पे तय होगा वो शब्द अपने आप में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आखिर है क्या चीज़। अरे ऐसी ही कोई चीज़ हमने सीखी भी तो थी प्रोनाउन के अंदर, याद करो, जो कंजंक्शन थे वो अपने आप में प्रेपोजिशन बन रहे थे, जो वर्ब थी वो प्रेपोजिशन बन रही थी। याद आया कुछ? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो अभी आपने दो चीज़ें सीखी कि प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ में आपको कभी भी एस या एस या अपोस्ट्रोफी एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं, और ना ही किसी भी तरह के एडजेक्टिव को आप प्लूरल बना सकते हो। यहाँ तक की चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। और अब क्लास को थोड़ी टॉप गियर में डालते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, फटाफट आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं भाई। चलिए, तो प्रॉपर एडजेक्टिव
आपको समझ में आया कि जब किसी भी प्रॉपर नाउन को कैसे यूज़ किया जाए, नाउन को ही हम यूज़ कर लें कैसे, एक एडजेक्टिव की तरह से, वही क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव। अब बढ़ चलते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी पे, और यहाँ से आपको क्वेश्चन तो खैर शायद एग्ज़ाम ना दे, लेकिन जानना आपका हक है और पढ़ाना मेरा फ़र्ज़, तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। चलो ये वेट अ मिनट फ्रेंड्स, अरे गया ये कैसे हुआ, चलो कोई बात नहीं है। अब देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो एडजेक्टिव होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों प्रॉपर एडजेक्टिव, क्या कहते हैं दोस्तों, सॉरी प्रॉपर एडजेक्टिव हमने सीखा ही है, इसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहा, पजेसिव एडजेक्टिव। थोड़ी देर पहले आप सीखते हुए आए हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। हमने पजेसिव नाम की चीज़ कब सीखी थी, प्रोनाउन में भी सीखी थी, नाउन में भी। हक बताने वाले शब्द ये आपके बिल्कुल देखे हुए हैं प्रोनाउन के अंदर। जहाँ पर आपने इन शब्दों को देखा था वहाँ पर इन शब्दों को हमने कहा था कि ये प्रोनाउन नहीं, और इनकी जगह पर हमने रिप्लेस करी थी जो रियल प्रोनाउन है उनको। अरे याद करो शब्द माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये रहे वो सारे के सारे शब्द जिन्हें हम कह सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और जब ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं दोस्तों, भाई जाहिर सी बात है एडजेक्टिव हैं, तो एक चीज़ का ख्याल रखें, हमेशा इनके बाद आपको नाउन चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए, नाउन के बगैर ये नहीं आते। अब क्योंकि अपने आप में ये पोजीशन बताते हैं तो आने वाले नाउन को ये खुद ही क्या कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्पेसिफिक। जब स्पेसिफिक ये शब्द बना रहे हैं तो आपको द नहीं चाहिए, आर्टिकल द नहीं चाहिए। अगर ये स्पेसिफिक बना देते हैं तो क्या आप इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। इससे क्या समझ आया कि जब भी इनको यूज़ किया गया है नाउन से पहले, हालांकि एडजेक्टिव हैं, लेकिन इस एडजेक्टिव से पहले आप कभी भी क्या नहीं यूज़ करोगे, आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। समझ में आया, पजेसिव एडजेक्टिव इनसे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, लेकिन हमेशा नाउन ज़रूर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर मैं लिखूं ही इज़ ए माई फ्रेंड, तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? अरे भाई फ्रेंड अपने आप में सिंगुलर एडजेक्टिव आया, क्या उससे पहले यूज़ करेंगे? नहीं, क्योंकि ये जो शब्द है ये इसको पहले से ही स्पेसिफिक बना रहा है। इसी से स्पेसिफिक बन गया तो और स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं, और अनस्पेसिफिक हम इसे बता नहीं सकते, तो आर्टिकल की ज़रूरत नहीं हुई। समझ में आया दोस्तों? अब बढ़ चलते हैं अपने थर्ड कैटेगरी के ऊपर, जिसे हमने कहा पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में आपके सामने आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। पहले समझ लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव दोस्तों? डेमोन्स्ट्रेटिव। अरे ये नाम आपने प्रोनाउन में भी तो सुना था, कैसे थे दिखने में? ऐसे ही थे क्या? दिस, दैट, दीज एंड दोज, यही थे क्या वो 4 शब्द? बिल्कुल यही थे। लेकिन ये एडजेक्टिव कब बने? अरे भाई ये एडजेक्टिव मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, शब्दों को यूज़ कैसे किया जाए वो क्या होगा, अपने आप में उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो समझिए ये भी हमेशा किसी ना किसी नाउन के साथ जब लगते हैं, नाउन के साथ जुड़े हुए होते हैं, तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और इनसे पहले भी किसी तरह के आर्टिकल को यूज़ करने की इजाज़त नहीं। यानी कि अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखूं, मैंने लिखा अनन्या हो जाएगा, अनन्या इज़ दैट गर्ल, तो क्या ये ठीक है? हाँ, अनन्या इज़ दैट गर्ल, ये चीज़ ठीक होगी। अनन्या वो लड़की है। अरे भाई जब दैट से ही मैं इसे स्पेसिफिक बना रहा हूँ तो इसे वापस और स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इनके साथ किसी तरह के आर्टिकल की ज़रूरत नहीं, ठीक जैसे आपने ऊपर समझा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव कैसे हुआ। ये रहा आपका नाउन, और नाउन के एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ है कौन?
एडजेक्टिव भाई हमने सीखा है एट्रीब्यूटिव, लेकिन ये प्रोनाउन कब होता? अगर मैं लिखता, देखो इसको समझ लो, दिस दैट को कैसे भी समझ सकते हो आप, दिस सिंगुलर के लिए आता है। मैंने लिखा दिस इज माई हाउस। अब समझिए ये माई हाउस के लिए मैंने क्या यूज़ किया है? प्रोनाउन। कैसे? ये रहा वर्ब, वर्ब से पहले जो कुछ भी आता है, वर्ब से पहले जो कुछ भी आता है वो सेंटेंस का क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट। और हमने डे फर्स्ट से एक चीज़ सीखी है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का हक, सब्जेक्ट बनने का हक या तो नाउन के पास है या प्रोनाउन के पास है। जब नाउन और प्रोनाउन के पास ही सब्जेक्ट बनने का हक है, नाउन तो ये है नहीं, नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द क्या हुआ? प्रोनाउन। यहाँ पे ये प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं यहीं पर इसी सेंटेंस को अगर इस तरह से लिखता, दिस हाउस इज़ माइन, तो अब मुझे बताएं, ये रही वर्ब, ये वर्ब है, वर्ब से पहले ये लिखा हुआ इसका सब्जेक्ट, हाउस अपने आप में नाउन है, और क्या इसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द ये दिस यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है? एडजेक्टिव। तो फ़र्क नहीं पड़ता शब्द की शक्ल कैसी है, फ़र्क पड़ता है वो यूज़ कैसे हुआ है। अरे भाई आप अपने घर पे हो तो अपने घर वालों के बेटे हो, अगर वहीं पर आप उठकर चले आते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए या फिर पढ़ाने के लिए, तो आप स्टूडेंट या टीचर हो सकते हैं। अगर आप किसी के घर पे चले गए चाय पानी पीने के लिए, और जब जहाँ से आप आते हो, आते ही आपसे पूछा जाता है लड़की कैसी लगी, तो आप वहाँ पे क्या थे? अरे भाई गेस्ट थे। सिंपल सी बात, शक्ल तो आपकी वही है, लेकिन जिस जगह पर आप गए उस जगह के हिसाब से आपका फंक्शन क्या है। कहीं पर आपको गेस्ट कहा गया, कहीं पर आपको स्टूडेंट कहा गया, कहीं पर आपको भाई, कहीं पर बेटा, कहीं पे पड़ोसी, कहीं पे दोस्त कहा गया। तो फंक्शन क्या है उसी चीज़ पे आधारित है हर एक चीज़ खेल। यहाँ पर अंग्रेज़ी ग्रामर में भी तो यही बात लागू होती है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट हमने क्लियर किया कि ये प्रोनाउन या एडजेक्टिव का जो कन्फ्यूज़न था उसे हमने समझने की कोशिश करी। बढ़ चलते हैं अपने अगली कैटेगरी में, और 4 नंबर पे जो कैटेगरी आपके सामने एडजेक्टिव की आती है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्यार से समझेंगे, बहुत मस्त मज़ा आएगा, किसी स्पीड की, किसी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की मैं बात करूं तो ये होते हैं, आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उन्हीं शब्दों को जब एडजेक्टिव की तरह से यूज़ किया जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। आया था आपके सामने आइदर या ईदर, नीदर, ईच, एवरी। ठीक है, ये शब्द अपने आप में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ख्याल रखें इस बात का कि इसके बाद में हमेशा ही क्या यूज़ करते हो आप? नाउन। ज़रूरी है क्या यूज़ नहीं करते इससे पहले? एडजेक्टिव। सिंपल सी एक छोटी सी बात हम समझ सकते हैं, ये तीनों के तीनों प्रोनाउन से बनने वाले एडजेक्टिव हैं। क्या हैं? प्रोनाउन से बनने वाले एडजेक्टिव। इन्हीं तीनों को अंग्रेज़ी में प्रोनोमियल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोनोमियल एडजेक्टिव। तो एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए, किसी भी प्रोनोमियल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता, और प्रोनोमियल एडजेक्टिव हमेशा ही नाउन के एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? नाउन के एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है। बस ठीक है, समझ में आई ये बात? तीनों पे सेम कंसेप्ट लागू हुआ। यहाँ तक की चीज़ों को समझें, दोबारा वीडियो चलाकर नोट्स ज़रूर बनाएं। अभी एक काम करते हैं, इसको मिटाकर थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी समझ बढ़ती जाएगी और नए नए कंसेप्ट आपके सामने आते जाएंगे। ये तो थी एकदम से बेसिक बातें। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं अपने एडजेक्टिव की अगली कैटेगरी की तरफ, और जिसे हमने कहा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या कहा दोस्तों? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। देखा जाए तो ये शब्द भी अपने आप में क्या है? ये शब्द भी वही है जो आपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन में सीखा था, है ना? तो ये भी प्रोनोमियल एडजेक्टिव हुए, इनके लिए भी सेम रूल लागू होता है। अगर मैं कहूँ हु, हुम, हुज, विच, ये सारे के सारे क्या है? इंटरोगेटिव। इनसे पहले आप कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, इनके बाद हमेशा ज़रूरत किसकी पड़ती है? नाउन की। समझो छोटी सी बात, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं, अगर मैंने लिखा हु, हुम, विच,
वेट अ मोमेंट, हु ये प्रोनाउन ही रहेगा, ठीक है, हुज, विच एंड व्हाट। अगर मैं आपके सामने कहूँ व्हाट शर्ट डू यू लाइक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, नो डाउट क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ये व्हाट शब्द इस नाउन से पहले आया, कौन सी शर्ट, ये पूछने की बात करता है नाउन के बारे में, इसी नाउन के बारे में इसको टाइप चाहिए, इसका नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द, नाउन के बारे में डिटेल्स पूछने वाले शब्द, पूछने वाले एडजेक्टिव हो गए भाई, ठीक है। इसके साथ क्या नज़र आया आपको, नाउन। हो सकता है अगर मैं यहीं पे लिख दूँ हुज फादर, क्या लिखा दोस्तों मैंने, हुज फादर, किसका पिता, ये रहा नाउन। नाउन के बारे में ही जानना है, किस शब्द को, इस शब्द को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। आसान है, सिंपल है, समझ सकते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को अब हमने हटाया और अब हमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से थोड़े थोड़े समझाने वाले सवालों की ज़रूरत है हमें। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट अब आपके सामने आने वाला है। हमने जो अभी सीखा वो था इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और अब जो हमारे सामने आ रहा है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, अब जो हमारे सामने आ रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बोला मैंने, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणों के आधार पर, ठीक है। जब भी किसी की क्वालिटी की बात करी जाती है तो क्वालिटी कई तरीके से बताई जाती है, और यहाँ पर जो क्वालिटी बताने की बारी आती है उसके अंदर एक छोटा सा रूल काम करता है, एक छोटा सा रूल काम करता है, जिसे हमने कहा ऑसस कॉम्प। क्या कहा दोस्तों, ऑसस कॉम्प। इस रूल को हम समझेंगे। ओ का मतलब जहाँ पर होता है ओपिनियन, क्या होता है दोस्तों, ओपिनियन। वहीं पर एस का मतलब हुआ साइज़, क्या हुआ, साइज़। इस ए का मतलब हुआ एज, और इस एस की मैं बात करूँ तो ये बात करता है किसकी, शेप की, ठीक है। इस सी की अगर मैं बात करूँ तो ये बात करता है कलर, यानी कि किसी भी चीज़ का कलर कैसा है। इस ओ की, ये पहला ओपिनियन था, यानी कि उसके बारे में आपके विचार कैसे हैं। इस ओ की अगर हम बात करें, ये बात करता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब किस जगह का, वो जो भी चीज़ आप बता रहे हो वो किस जगह की है। ऐसे शब्दों को आप ओरिजिन बताने वाले शब्द, ओरिजिन क्वालिटी बताने वाले शब्द कहोगे। एम से बना आपका मटेरियल, क्या बना दोस्तों, मटेरियल। अगर किसी भी शब्द, किसी भी मटेरियल बताया, किसी नाउन का आपने मटेरियल बताया है तो वह एडजेक्टिव मटेरियल वाला होगा। पी यानी कि पर्पज़, उस नाउन का पर्पज़ क्या है ये बताने वाला शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का पर्पज़ कैटेगरी से है। हम सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि ये 8 तरह से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। 8 तरह की क्वालिटीज़ आप बता सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में। जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है ऑसस कॉम्प, याद रखना दोस्तों, याद रह जाएगा बड़ी आसानी से, ऑसस कॉम्प, OSASCOMP, ठीक है। तो इस ऑसस कॉम्प, इसी सीक्वेंस के अंदर आपको उनको यूज़ करना पड़ता है अगर किसी एक नाउन को एक से ज़्यादा एडजेक्टिव दिए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिखता हूँ, एक छोटी सी फ्रेज़ लिखने की कोशिश करूँगा। मैंने लिखा ये जो मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर अपने आप में क्या है, नाउन। अब इस मैं मार्कर के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि मार्कर मैं कहूँ, मैं कहूँ ये मार्कर ब्यूटीफुल है, कैसा है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत है ना दोस्तों, खूबसूरत मार्कर, ब्यूटीफुल मार्कर, ठीक है अपने आप में। इसी मार्कर के बारे में मैं आपको कहूँ, मैं बोलूँ कि बिग मार्कर, बड़ा मार्कर, ठीक है, बड़ा मार्कर है। या फिर मैं बोलूँ कि अ बिट स्मॉल मार्कर, छोटा मार्कर, कैसा भी लिख सकता था। अच्छा मैं बताऊँ कि भाई ये तो प्लास्टिक मार्कर भी तो है, प्लास्टिक मार्कर है, काम क्या आता है भाई, टीचिंग मार्कर है। क्या है ये, टीचिंग मार्कर है। तो मैं अगर इनको अलग अलग यूज़ करूं, मैं कहूं टीचिंग मार्कर तो ठीक है, प्लास्टिक मार्कर तो भी ठीक है, बिग मार्कर, ब्यूटीफुल मार्कर सब ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस नाउन की सभी क्वालिटीज़ एक साथ बतानी है तो इनके आने का जो क्रम है वो यही होगा। क्या होगा, आने का क्रम यही होगा। यानी कि इस मार्कर से पहले जितने भी आपने एडजेक्टिव लिखे हैं, इन एडजेक्टिव को आप इसी सीक्वेंस में लिखोगे। यानी कि इनमें से आपके सामने 1 2 3 4 हैं, तो इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, ओपिनियन। मार्कर के बारे में ओपिनियन आपका क्या रहा, ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले आपने लिखने की कोशिश करी ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर ओपिनियन के बाद में साइज़, तो क्या साइज़ की बात कर रहा है, साइज़ लिखा हुआ है क्या, अरे भाई आपने कहा बिग, बिल्कुल अपने आप में साइज़ है, ब्यूटीफुल, बिग। फिर आपने लिखा साइज़ के बाद में एज, इसमें लिखा हुआ नहीं है। शेप, आकार, आकार भी नहीं लिखा हुआ भाई, राउंड है, कैसा है, नहीं लिखा हुआ ना।
या फिर अगर मैं बात करूँ आगे लिखा हुआ है कलर, तो कलर लिखा हुआ है इसमें, बिल्कुल कलर भी नहीं लिखा हुआ है। ओरिजिन कहाँ का बना हुआ है मार्कर, इंडियन है, इटालियन है, राजस्थानी है, कैसा है, नहीं लिखा हुआ। फिर बात करूँ मटेरियल, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो अब बारी आएगी किसकी, प्लास्टिक की। तो क्या इसमें पर्पस भी है, ये रहा ना पर्पस, पढ़ाने का मार्कर। फिर आएगा टीचिंग, और आपकी जो सही फ्रेज बनती है वो क्या बनती है, ब्यूटीफुल बिग प्लास्टिक टीचिंग मार्कर, ब्यूटीफुल बिग प्लास्टिक टीचिंग मार्कर। एग्जाम में आपको दिया गया था जो फ्रेज, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आपको एग्जाम में एक फ्रेज पूछी गई थी, ये लिख लेना आप कभी भी, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल किसी के साथ भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं बोर्ड के लिए लिखूं कि भाई ये वाइट बोर्ड है, वाइट मैंने कलर बता दिया, टीचिंग बोर्ड है, पढ़ाने का पर्पस बता दिया। तो अगर मैं लिखूं टीचिंग वाइट बोर्ड, तो क्या ये चीज़ ठीक होगी? अरे बताओ ना, टीचिंग वाइट बोर्ड को सही कैसे करोगे, टीचिंग वाइट बोर्ड कैसे ठीक करोगे? अरे आपने कहा सर वाइट टीचिंग बोर्ड सही होगा, वाइट टीचिंग बोर्ड। क्यों सही होगा वाइट टीचिंग बोर्ड? क्योंकि सर बोर्ड अपने आप में नाउन है, और हम सबसे पहले जब क्वालिटीज़ लाइन से बताते हैं तो सबसे पहले हम ओपिनियन बताते हैं, साइज़ बताते हैं, सीक्वेंस में कलर पहले आएगा, कलर पहले आएगा, पर्पस बाद में आएगा। ठीक इसी तरह से आया था आपके एग्जाम के अंदर जो शब्द आया था, दैट वाज शार्प स्टील नाइफ। चाकू कैसा था, शार्प नुकीला था, स्टील का बना हुआ था। अब आप मुझे बताएं कि क्या ठीक होगा। शार्प होना क्या है भाई, शार्प होना अपने आप में, पेना अपने आप में साइज तो नहीं, किसी की शेप हुई, आकार हुआ। अरे भाई शार्प होना, इसी को तो आप शार्प बोलते हो, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हुआ, अरे बोलो ना, एक शेप। और अगर मैं बोलूँ स्टील, तो अपने आप में क्या है, मटेरियल। तो सीक्वेंस अपने आप इसका ठीक है। वो क्या दिया था, स्टील शार्प नाइफ। एग्जाम में ऐसे दिया हुआ हो तो आपको इनको इस तरह से रिवर्स करके इम्प्रूवमेंट करना है। एरर वाला पार्ट है तो यहाँ पर एरर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको एग्जाम के अंदर दिया जाने वाला बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट हो सकता है। आप में से फर्स्ट टाइम ये चीज़ आप लोगों ने सीखी हो, और अगर आप लोग मुझसे पढ़े हैं तो यकीनन आपको ये चीज़ ज़रूर आती होगी, क्योंकि इस चीज़ को क्लास में मैं काफ़ी बार करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब बढ़ चलते हैं सबसे मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ, और मेरा फेवरेट पार्ट क्या है अभी आपके सामने आता है। एडजेक्टिव ऑफ कौन सा भाई, एडजेक्टिव ऑफ, अभी मैंने लिखा था क्वालिटी, अब मैंने लिखा है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, और मात्रा से मतलब हुआ कि कोई चीज़ कितनी है, कम, ज़्यादा, थोड़ी, बहुत, इसी की तो बात करते हैं भाई, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं। ये बताने वाले जो शब्द होते हैं वो देखो, क्वांटिटी हमेशा बताते हैं किससे, लिटिल से, ठीक है, मच से, ठीक है। इस तरह के कुछ शब्द आपको दिए जाते हैं, लिटिल, मच, ठीक। और अगर मैं लिखूं, या फिर आप एक और शब्द लिख सकते हैं जो बड़ा ही फेमस है, बड़ा ही हिलता डुलने वाला शब्द, कभी इधर कभी उधर, हर तरह से यूज़ हो सकता है। अब आता है नेक्स्ट इसके बाद में एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इन दोनों को एक साथ समझना आपको ज़रूरी है। देखो, एक तो वो चीज़ें होती हैं जिनकी संख्या हम बता सकते हैं, एक वो चीज़ें जिनकी हम संख्या नहीं बता सकते। जिनकी संख्या हम नहीं बता सकते उन्हें आप कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बताई जाती है, और अगर आपके पास है काउंटेबल नाउन, ठीक है, तो काउंटेबल नाउन के आप संख्या बता सकते हो। लेकिन संख्या आप बताने के लिए आपके पास दो तरीके हुए, संख्या बताने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका आता है वो होता है डेफिनेट तरीका, कि आप किसी भी संख्या की निश्चित संख्या बता सकें, ठीक है। इस डेफिनेट की अगर मैं बात करूं तो ये भी अपने 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। कितने पार्ट्स में दोस्तों, 3 पार्ट्स में। और 3 पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो पहला पार्ट आता है ऑर्डिनल्स, दूसरा आता है कार्डिनल्स, और तीसरा बताइए, अरे बोलो ना, मल्टीप्लिकेटिव। क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव, गुणज जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में किसी संख्या के पीछे लगते हैं। एक देख ली, ऑर्डिनल्स आप किसे कहते हो, ऑर्डिनल्स का मतलब देखो ऑर्डर, श्रेणी, क्रम। क्रम क्या है, तो क्रम आप हमेशा कैसे लिखते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कार्डिनल्स यानी कि सीधी संख्या, अरे भाई 1 2 3 4 5 6
ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव की अगर मैं बात करूँ तो ये होते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव यूज़ करते हो। ये कौन सी कैटेगरी हुई? डेफिनेट। जब आपने कहा 2, आपने कहा सेकंड, तो निश्चित संख्या होती है, निश्चित नंबर होता है। आपने कहा ट्रिपल तो निश्चित है, कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इसी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का ही, एक्सक्यूज मी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का ही एक और कैटेगरी आपके सामने आता है जिसे हम कहते हैं क्या? इंडेफिनेट। अरे भाई, कुछ डेफिनेट है तो कुछ ना कुछ इंडेफिनेट भी होगा। और इंडेफिनेट क्या है दोस्तों? इंडेफिनेट देखो, जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में बताते हो तो आप इंडेफिनेट, अनिश्चित संख्या, निश्चित नहीं है, संख्या तो है लेकिन निश्चित नहीं, इसीलिए आपने कहा सम। अब देखिए, यही सम ऊपर लिखा है कि नहीं है? यही सम नीचे है, लेकिन फ़र्क क्या है? अगर सम किसके साथ यूज़ हुआ? अनकाउंटेबल, तो वो क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव बना। वही सम अगर किसी संख्या वाले शब्द यानी कि काउंटेबल नंबर के साथ यूज़ हुआ तो वो क्या बना? एडजेक्टिव ऑफ नंबर बना, वो भी इंडेफिनिट कैटेगरी से। सम के अलावा आता है फ्यू, और आप यूज़ कर सकते हो मैनी, और भी ज़रूरत पड़ेगी जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बेसिक सी जानकारी। अब कल से हम सीखेंगे करेक्ट यूसेज ऑफ एडजेक्टिव। क्या सीखेंगे? करेक्ट यूसेज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को सही तरीके से यूज़ कैसे किया जाए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, और टेलीग्राम चैनल का नाम है शिक्षा पॉइंट। क्या है दोस्तों? शिक्षा पॉइंट। उसके ऊपर शिक्षा पॉइंट का वही लोगो लगा हुआ है जो आपके इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। यही लोगो, जब आप उस शिक्षा पॉइंट को, चैनल को सर्च करोगे तो ये वाला लोगो आपको कहाँ नज़र आएगा? उस प्रोफाइल फ़ोटो पे नज़र आएगा शिक्षा पॉइंट। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड कंटेंट, रेगुलर वोकैबुलरी या फिर आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट जैसे भी जो भी कंटेंट होता है वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा। अब बात करते हैं एडजेक्टिव के। हमारे टाइप्स हो चुके हैं। अब हमने सिर्फ टाइप सीखे हैं, इनका सिर्फ नाम पता हो आपको बहुत काफ़ी है, ठीक है। आप इसको एक बार देखेंगे वीडियो, मेरे लिए काफ़ी है। एडजेक्टिव का जो करेक्ट यूज़ है वो हम कल से चालू करेंगे। करेक्ट यूज़ कैसे किया जाए, और इतनी बारीकियां हैं इस चैप्टर के अंदर। जो बच्चा एडजेक्टिव और एडवर्ब अच्छे से यूज़ कर ले, वो मान के चलिए कि बैंकिंग जैसे टफ एग्ज़ाम में भी अच्छे से अच्छी रैंक ला सकता है। 2 टॉपिक के बारे में मैंने कहा, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एरर, सबसे ज़्यादा क्लोज टेस्ट, सबसे ज़्यादा फिलर, सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी इन्हीं 2 टॉपिक की बनती है, ठीक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले चैप्टर आपके सामने हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ मेहनत करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। आप चैनल हर जगह तक पहुँचाने की कोशिश करें। आपसे मिलकर हर दिन अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगा। ओके गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।